हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ मैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैं भाई आपको केवीएस और एस्टेट और जहाँ भी हमारी एनसीईआरटी पूछी जाती है मैं वो आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, मैं आपको लेखक परिचय करवाती हूँ। ठीक है, उसके विषय में और जो बातें वो करवाती हूँ, हमारा पाठ का वाचन करवाती हूँ, उसके शब्द अर्थ करवाती हूँ, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। यानी हम कंप्लीट एक ही क्लास में सभी महत्वपूर्ण जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। तो देखते हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ठीक है, शेखर जोशी का कथन है और दाजू से लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएचपीएससी स्क्रीनिंग में सीधे सीधे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कथन के जरिए। ठीक है, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, दाजू से लिया गया है। ठीक है, शेखर जोशी जी का कथन है। अब शेखर जोशी है, इनका जीवन परिचय हम करते हैं। जन्म इनका 1932 ईस्वी में हुआ था, अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, जो शेखर जोशी है उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये तो है कहानी संग्रह शेखर जोशी के भाई। ठीक है, शब्द चित्र है एक पेड़ की याद। क्या भाई, शब्द चित्र कौन सा है इनका? शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद, और सम्मान इनको मिला है पहल सम्मान। आगे इनके विषय में, पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान का नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अनंतम था भाई। ठीक है, ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे शेखर जोशी। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, जो शेखर जोशी की कहानियां हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। तो भाई ये शेखर जोशी के विषय में कहा गया है। आगे है, शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। जो भी शेखर जोशी है इनकी कहानियां जो है भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिशी और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया है। जो भी इनकी दाजू कहानी है इसकी शेखर जोशी की, उस पर भाई चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। पूछा जा सकता है भाई जो शेखर जोशी है उनकी किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? तो दाजू पर। गलता लोहा आज की ये हमारी कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा, क्या भी अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही क्या है? अधिक है।
लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन, ठीक है, क्या है इस ना जो गलता लोहा कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन है? मोहन। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेध को तार पर रखकर वह धनराम लोहार, दूसरे पात्र का क्या नाम है? धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है, ठीक है। बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता होता, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपनी कहानी का वाचन, ठीक है, कहानी वाचन करेंगे। और आप ये मत सोचना मैडम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाती, मैं आपको पहले पढ़ाकर फिर क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, क्योंकि आजकल पेपर का स्तर ऐसा हो गया है जो हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर करते हैं उसमें से इतना कुछ नहीं आता, जितने हम लाइन बाय लाइन अगर हम कहानी या उपन्यास नाटक जो भी पढ़ते हैं उसमें से आता है, ठीक है। आजकल ज़्यादा क्या है, जो हमारी कहानी है, नाटक है, कुछ भी है, उसमें जो हमारा भाई टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हमारे लेसन में से ही बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले पाठ करवाती हूँ, पाठ वाचन करवाती हूँ, फिर उसके बाद क्या है शब्दार्थ करवाती हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे शब्दों को भी उसमें उसके अर्थ पूछे जाते हैं एक एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक नंबर के लिए। तो आप इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से करना। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाय पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता सवर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर, ठीक है, वंशीधर कौन है? ये मोहन के पिता है। जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहित के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। क्या भाई, वो कैसे थे कि उनकी निष्ठा और संयम के कारण, ठीक है, जो जजमान थे, ठीक है, उन पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीति से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है, ठीक है। कहाँ जाकर भाई? गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है भाई, ठीक है, ठीक है। पूछा गया है मोहन के पिता को यानी वंशीधर को कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, तो कहाँ जाकर भाई? गणनाथ जाकर। अब मुश्किल लग रहा है यह 2 मील की, कितने मील की चढ़ाई थी भाई गणनाथ की? 2 मील की सीधी चढ़ाई भी अब बूते की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको साथ के साथ जो अंडरलाइन करवाऊँ तो ये समझ लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैं आपको यही बताती चलती हूँ, जो जो पेपर में आते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ। इससे जो हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ठीक है, यानी PYQ है, वो क्या है, हमारे साथ के साथ बनते जाते हैं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने को न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे ही अनुतीर्ण रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कैसा हो गया था उनका
हंसुआ खुद हो गया था। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को की निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह, क्या भी मास्टर त्रिलोक सिंह, ठीक है, ये भी एक पात्र है इस कहानी के। तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा, किससे पूछा था अभी मोहन ने? ये धनराम से पूछा था। हमारे पास 4 पात्र आ चुके हैं। कौन कौन सा? मोहन, धनराम, मास्टर त्रिलोकी और मोहन के पिता वंशीधर। ठीक है, 4 पात्र इस कहानी के यहाँ तक हमारे आ गए हैं। आगे देखते हैं। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं, यानी वो गुजर चुके हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। ये क्वेश्चन भी बन चुका है भाई पेपर में। एक है, त्रिलोकी सिंह, मास्टर त्रिलोकी सिंह किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर विद्यालय पहुंचते थे या स्कूल पहुंचते थे? तो गोपाल सिंह की पे। ठीक है, अगला पात्र कौन आ गया? गोपाल सिंह। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता शिष्य कौन था? तो मोहन था भाई। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। क्या बना रखा था? मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है, गलता लोहा पाठ में, ठीक है, जो सुबह सुबह प्रार्थना की जाती थी वो कौन सी थी? तो ये है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। आगे है भाई, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक। कितने उठक बैठक लगवाते थे भाई? 10 लगवाता था। वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोकी सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार मैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत इच्छा रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। क्या भी धनराम ने मोहन को क्या नहीं समझा था? अपना प्रतिद्वंदी, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहार या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। ठीक है, तो धनराम ने कौन से दर्जे तक स्कूल का मुंह देखा था? तो तीसरे दर्जे तक। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना? ठीक है, त्रिलोकी मास्टर धनराम को क्या कहकर बुलाते थे? तो धनवा। क्या कहते थे भाई? धनवा। ध्यान रखना आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहीं से भी लाइन उठा के पूछ ली जाएगी
भाई ये कौन से पाठ की लाइन है या किसने कही है? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था। ठीक है, किसको आता था 12 तक का पहाड़ा? धनराम को। लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। ठीक है, सटाक एक संटी उसकी पिंडियों पर माँ साहब ने लगाई थी, वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। ठीक है भाई, धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जुबान का चाबुक लगा दी। क्या लगा दी? जुबान की चाबुक लगा दी। ठीक है, कौन सी चाबुक? जुबान की। और क्या कहा? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये लाइन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। भाई तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो इसमें पूछा गया था भाई ये किसने किससे कहा है? तो किसने कहा है? त्रिलोकी सिंह ने धनराम से कहा है। ठीक है, मास्टर त्रिलोकी सिंह ने धनराम से कहा है। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगवाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझा दिया शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपनी पसंद का बैंड चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम कौन है भाई? धनराम का पिता। कौन है? धनराम का पिता है। किसका है? धनराम का पिता है गंगाराम। पूछा गया है ये भी पेपर में, ये भी पात्र है हमारे गलता लोहे का। स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बैंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोकी सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पूरी कर दी भाई। ठीक है, प्राइमरी स्कूल की। ठीक है, तो पूछा जा सकता है मोहन ने छात्रवृत्ति, ठीक है, कौन से स्कूल में प्राप्त करी? तो प्राइमरी स्कूल में सिद्ध कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों को पुरोहित करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आए पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। ठीक है, तो भाई स्कूल कितनी दूर था? 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अगली थी। तो वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टियों के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावासिनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते भाई। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय
कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सुकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, ठीक है, ब्राह्मण बिरादरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ब्राह्मण परिवार के एक संपन्न भाई जो रमेश है, ये भी हमारे कहानी गलता लोहा का पात्र है और महत्वपूर्ण पात्र है ये भी रमेश, ठीक है, और ब्राह्मण परिवार से ही है। उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। तो रमेश कहाँ पर रहता था? लखनऊ में रहता था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ठीक है, तो रमेश जो मोहन को लखनऊ कौन लेके गया था भाई? तो रमेश लेकर गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है, और रमेश कहाँ पर रहता था? लखनऊ में रहता था। एक मिनट भाई, यहाँ से है। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़ कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी एक नया अध्याय शुरू हो गया। क्या भाई? मोहन की जिंदगी में क्या था? अब नया अध्याय शुरू हो गया था। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया भाई। ठीक है, जहाँ मोहन गांव में रहकर पढ़ाई करता था, अब मोहन शहर में रहकर क्या करने लग गया? घर में जो मोहन था, जो रमेश की वाइफ थी या उसकी माँ थी, ठीक है, 2 महिलाएं थी जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था, और इसके साथ साथ जितने भी मोहल्ले में चाची और भाभियाँ थी उनके कामकाज में हाथ बटाने लग गया था। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था भाई। देख लो भाई, ठीक है, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया भाई। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारियों के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि मोहन को पता था भी उसके पिता गरीब है, पढ़ा नहीं सकते, इसलिए उसने क्या था, जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था उसके साथ उसने समझौता कर लिया था, और उसके पास कुछ चारा नहीं था। इसके अलावा घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। ठीक है, वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। जो उसका पिता था वंशीधर, उसको किसी भी बात का पता नहीं था, बस वो क्या था, मोहन के सुनहरे भविष्य के सपने देखते रहते थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था।
जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। कितना समय बीत गया भाई? 1.5-2 वर्ष का भी समय बीत गया। 8वीं कक्षा के बाद मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने सौपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। किसके भी? मोहन। ठीक है। धनराम ने जब मोहन के बारे में मोहन के पिता से पूछा था तो मोहन के पिता ने उनको बताया था, वंशीधर ने, कि भाई मोहन की जो नियुक्ति है सेक्रेटरीट में हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें कर रहे थे। धनराम ने मोहन के हसवे के फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते, मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसवे को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न हो गई। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ता है तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती है। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। तो ये देख लो भी, जाति भेदभाव यहाँ पर दिखाया गया है। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो गया। ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया था, लेकिन प्रकट में उसके कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक गांठ में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इसकी इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस्य और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगर की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी।
इसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो भाई देखो ये लाइन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछी जाती है। ठीक है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, इसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो ये मोहन के विषय में कहा गया है। अब इसके हम शब्द अर्थ करते हैं। निहाई, निहाई किसको कहते हैं? एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा धातुओं को रखकर पीटते हैं। अनायास, बिना प्रयास के। अनुगूंज, प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हंसवे, घास काटने का औजार। दराती। आगे है भाई पुरोहिताई, पुरोहित, धार्मिक कृत्य कराने वाला का व्यवसाय। पुरोहितों का भाव। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता। रुद्रीपाठ, शंकर की आराधना का एक प्रकार। धोकनी, लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाले लोहे या बांस की नली। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला। संटी, पतला डंडी या छड़ी। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी। विद्याव्यासनी, पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे, घास काटने का काम करने वाले। स्केटिएट, सचिवालय। त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी न हो। ये तो शब्दार्थ है भाई। और अब इसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन करते हैं, वस्तुनिष्ठ। ठीक है। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार, गल्पकार, कुंभकार, श्रवणकार। तो शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए थे भाई। ठीक है, किसकी ओर? शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए थे। आगे क्वेश्चन है दूसरा, मोहन के मन में किस की ऑफर की अनुगुण शेष थे? मोहन के मन में पूछा भाई, एक धनपत की, बी धनराज की, सी धन सिंह की या डी धनराम की। तो धनराम की। ठीक है, मोहन के मन में धनराम की ऑफर की अनुगूंज शेष थी। तीसरा क्वेश्चन है, धनराम क्या काम करता था? सुनार का, लोहार का, कुंभकार का, बढ़ई का। तो लोहार का काम करता था भी धनराम। निहाई किस चीज का बना ठोस टुकड़ा होता है? पत्थर, पीतल, तांबा, लोहा। तो लोहे का बना ठोस टुकड़ा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, मोहन के पिता का क्या नाम था? धनराम, वंशीधर, चंद्रदत्त या गणनाथ। तो वंशीधर नाम था भाई। अगला क्वेश्चन है, वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गणनाथ, गजनाथ, गुणनाथ, गवनाथ। तो गणनाथ जाकर। सातवां क्वेश्चन है, कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की बात नहीं थी? 1, 2, 3, 4। तो 2 मील की सीधी चढ़ाई भी वंशीधर के बूते की बात नहीं थी। मोहन हंसवे की धार बनवाने के लिए किसके पास जाता है? गणनाथ, चंद्रदत्त, त्रिलोक सिंह, धनराम। तो धनराम के पास जाता है मोहन हंसवे की धार लगवाने के लिए। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? गोपाल सिंह, त्रिलोकी सिंह, रमेश सिंह, चंद्र सिंह। तो त्रिलोकी सिंह थे भाई। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे? गोपाल सिंह की, राम सिंह की, श्याम सिंह की, सुल्तान सिंह की। तो गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस से खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे भाई। अगला क्वेश्चन है 11वां, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? शेखर सुमन, शेखर शर्मा, शेखर जोशी या शेखर त्रिपाठी। तो शेखर जोशी भाई। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था शेखर जोशी का जन्म? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। 1932 में हुआ था भाई। शेखर जी को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री, पहल, ज्ञानपीठ, पुरस्कार। तो पहल पुरस्कार मिला था शेखर जोशी को। धनराम को मास्टर जी के किस चीज का डर लगा रहता था? गाय, डांट, छड़ी, गोड़ी। तो छड़ी का डर लगा रहता था। मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता शिष्य कौन था? सोहन, रोहन, जोहन, मोहन। तो मोहन था भाई मास्टर त्रिलोकी सिंह के चहेता शिष्य। धनराम ने किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह देखा था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तीसरी कक्षा तक। वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा था? रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश। तो रमेश के साथ भेजा था भाई। रमेश मोहन को क्या समझता था? भाई, नौकर, मित्र, भतीजा। तो नौकर समझता था भाई रमेश उसको। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो 8वीं कक्षा तक मोहन ने पढ़ाई की थी। मोहन धनराम से किस बात
किस पर धार लगवाने गया था? कैंची, चाकू, तलवार, हसुआ। तो हसुए पर धार लगवाने के लिए गया था। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? सर्जन, गर्जन, सर्जक, तर्जन। तो सर्जक की चमक थी भाई। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन कहाँ भर्ती कराया गया? आर्मी, पुलिस, तकनीकी स्कूल, सेवा सदन। तो तकनीकी स्कूल में भर्ती करवाया गया। धनराम ने जब वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया था? आर्मी स्कूल में, सेक्रेटेरिएट में, स्कूल में या पुलिस में? तो सेक्रेटेरिएट में काम करते हुए बताया था वंशीधर ने धनराम से। तो भाई इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, उन बच्चों तक पहुँचाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है भाई, और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल नया है। ठीक है, और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।